नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लगातार जो तेजी का रुख है वो आज भी बना रहा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट्स में जो मूव था, जो कि कल के सत्र से या फिर परसों के सेकंड हाफ से कैचअप हुआ था, वो आज भी देखने को मिला और आज भी तेजी हैवी वेट में रही। और आज सबसे ज़्यादा तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2-2.5% का एक मूव और करीब करीब 2000 के स्तरों पर रिलायंस पहुंचा। तो लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जो रिलायंस ने कल दिखाया था वो आज कैरी फॉरवर्ड हुआ और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही रिलायंस को पहुंचा गया और एक अच्छा सपोर्ट भी मार्केट में वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती तेजी, फिर तेजी के बाद थोड़ा सा हल्का हुआ बाजार, लेकिन लोअर लेवल से दोबारा मार्केट ने पुल बैक दिया और ना केवल रिलायंस बल्कि निफ्टी बैंक भी आज मेजरली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। रिकॉर्ड क्लोजिंग आज सेंसेक्स में देखने को मिली। हालांकि निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर जरूर पहुंचा, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचा, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग नहीं दी। और उसके अलावा निफ्टी बैंक जो कि लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी में है, वापस अपने हायर लेवल्स को रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज के लिए जो रिकॉर्ड क्लोजिंग रही वो रही सेंसेक्स में। तो शानदार मूव मार्केट के अंदर देखने को मिला और आज भी जो बाइंग थी वो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी का रुख था वो बना हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। उसी के आधार पर ही मार्केट चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स ही नहीं बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एक अच्छी खासी तेजी कल के जो सत्र में मिड कैप स्मॉल कैप में आई थी वो आज भी एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। सिलेक्टिव पॉकेट्स जो कि कामकाज कर रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ जो पहला सवाल है वो है प्रशांत पांडे जी का टीवीएस मोटर्स पे। पांडे जी, कंपनी बुरी नहीं है, टीवीएस मोटर्स स्ट्रॉन्ग ग्रुप की है। साउथ की एक अच्छी प्रेजेंस है इनकी, ना केवल नॉर्दर्न मार्केट्स में बल्कि बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं वहाँ पर भी इनका कुछ कामकाज जाता है। 3 व्हीलर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन ये होल्ड करते हैं। कंपनी ग्रुप बुरा नहीं है, लेकिन बाकी दो लीडर के सामने यानी कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प के सामने थर्ड नंबर पे पड़ते हैं। तो अगर आप बहुत ही लंबे टाइम के लिए जाना चाह रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको लीडर के साथ ही रहना है, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ ही रहना है। लेकिन हाँ, किसी फेयर टाइम पर कभी किसी अच्छे दाम पर ये नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इसको ले सकते हैं। अभी के लिए एटलीस्ट आप होल्ड ही कर सकते हैं, मोमेंटम में है। और अगर आप बहुत ही लंबा होराइजन देख रहे हैं तो ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, हीरो, बजाज और फिर टीवीएस आप प्रेफर पिक के तौर पे इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया मार्ट, अच्छा, कदम साहब का सवाल है कि इन्होंने इंडिया मार्ट के शेयर लिए हुए हैं 6200 पे, 30 शेयर है, लेकिन थोड़ा टेंस है क्योंकि हायर लेवल पे बाइंग है। देखिए सर, कदम साहब, एक बहुत क्रूशल चीज़ है इसमें। आप जिन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, इंडिया मार्ट की, एफएल इंडिया की, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इनकी इक्विटी फ्लोट मार्केट में बहुत कम है, यानी बहुत छोटे नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनके मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है इनमें एकदम से सडन फॉल देखने की, अनटिल अनलेस कोई बड़ा फंड इसमें ना स्टेक बेचे। तो इस तरह के शेयरों में फ्लोट कम होने की वजह से में मूवमेंट आमतौर पर तो रेंज बाउंड रहता है या तेज़ी आती है, लो वॉल्यूम रहते हैं, लेस ट्रेड होने वाली स्टॉक है। और अब रही बात आपके पर्टिकुलर इंडिया मार्ट की, तो इंडिया मार्ट ऐसी कंपनी बुरी नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप नीचे के लेवल पे, अगर आप यहाँ पर थोड़ा आपको पैनिक लग रहा है, आपको नीचे के दाम पे मिल जाए, यहाँ से 1000 रुपये भी नीचे, 1500 रुपये नीचे, तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, कुछ और नई पोजीशन ले सकते हैं। वैसे कंपनी ठीक है, आप बने रह सकते हैं। ब्रोकर यहाँ पर काफ़ी बुलिश है, उनको लगता है कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपके लिए भी ये रहा है कि आप थोड़ी समय यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोककर आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे चैनल के वीडियो से आपको मार्केट की हर न्यूज़ का अपडेट रोज मिलता होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथियों, पर आज भी चैनल के 70% व्यूज ऐसे लोगों के हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप तक मार्केट की हर वो न्यूज़ पहुंचे जिससे आपको मार्केट की हर इंफॉर्मेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस और खादिम। प्रदीप साहब, रिलायंस को लेकर तो ऑब्वियस ही बात है, तेज़ी का रुख ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है देश की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉप 5 कंपनीज या टॉप 10 कंपनीज के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, किसी फॉल में मिले आप ले लीजिए। बहुत ही बेसिक तरीका है बाजार में इन्वेस्ट करने का कि आप टॉप 5 कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपकी खरीद के दाम से कभी 25%, 20%, 10% नीचे मिले आप खरीद लीजिए, और नीचे मिले और खरीद लीजिए, और नीचे मिले और खरीद लीजिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि टॉप 10 में से या टॉप 5 में से घट के बिल्कुल टॉप लोएस्ट टाइप 5 पहुँच जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है आमतौर पर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आपके HL के सवाल को लेकर, HL में एक ही बात है कि PSU है, वैसे भी BEL, BEML
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एक एक करके सबके लिए फ्लोट कर रही है टेंडर्स स्टेक सेल को लेकर और अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढने को लेकर। तो HCL को लेकर फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आती है तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। ऊपर के दाम पर ये गवर्नमेंट कितना स्टेक सेल करती है, OFS करती है, रिटेल हिस्सा बेचती है, ये देखना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी बुरी नहीं है, कामकाज अच्छा है, लेकिन अगेन जब भी कभी सरकारी कंपनी में तेजी आती है तो ऊपर स्टेक सेल आता है। इस के वेट को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं IRCTC 1400 फॉर 1000। सिंह साहब अगेन PSU कंपनी, अच्छे बिजनेस में, मोनोपोलिस्टिक। अगर आप इनका बाकी कारोबार देखेंगे तो ट्रेन्स, केटरिंग, वाटर, ये इनके 3 मेजर बिजनेस है जिसके अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। ट्रेन्स का धीरे धीरे अब शुरुआत हो रही है, राधा 30 तारीख से मुंबई दिल्ली राजधानी भी शुरू होने जा रही है, जो कि एक और बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए बन के आएगा। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को वापस गवर्नमेंट रिज्यूम कर रही है, जो कि इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। कंपनी बुरी नहीं है, शेयर चला भी है रिसेंटली, लेकिन शेयर जैसे ही चला आपने ध्यान देख ही लिया होगा कि ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल आ भी गया। तो कभी भी PSU कंपनी कोई भी लेंगे तो उसमें हर तेज़ी में स्टेक सेल ही आएगा। तो आपको कंपनी तो ठीक है, आपको मीडियम टर्म में प्रॉफिट मिल रहा है तो आप लेकर निकल सकते हैं। लॉन्गर या बहुत लंबे होराइजन के लिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखकर निवेश रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिक्सन को लेकर एक सवाल है थोराट साहब का। थोराट साहब, डिक्सन पे भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, 14,000 के टारगेट आ रहे थे। पिछले हफ्ते एक स्पेशल शो में आशीष ने इसे रिकमेंड भी किया था कि एक अच्छी कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उनके लिए पॉलिसीज़ ला रही है, उन्हें रिबेट्स प्रोवाइड करा रही है, वो इस कंपनी के लिए बेहतर है। और एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये माना जा रहा है कंपनी अब नए रेवेन्यूज उठा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट से 85% रेवेन्यू उठाती है, तो अब एक्सपोर्ट मार्केट को फर्दर बूस्ट करने के लिए ये कंपनी काम कर रही है, तो शायद वहाँ से और अच्छे नंबर्स आएँ। तो अभी तो राय यही कि आप बने रहिए। 14,000 के टारगेट तो ब्रोकरेज हाउसेस के हैं, थोड़ा धीरे भले ही चलेगा, लेकिन अगर आगे चल के अच्छा मूव आता है तो आप अकॉर्डिंगली इसमें भी कॉल ले सकते हैं उसी के हिसाब से। अच्छा, स्पिक को लेकर नितिन सोनी साहब का एक सवाल है। स्पिक, अगर आप, मैं सही समझ रहा हूँ, आप सदर्न पेट्रो की बात कर रहे हैं, जो कि 18-19 रुपये वाला शेयर होता था, 24-25 रुपये पे शायद पहुँच चुका है। खैर, अगर ये वही है तो इस कंपनी के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी की होल्डिंग्स में, तो ये तमिलनाडु पेट्रो या ये बाकी जो इसके ग्रुप की कंपनी है, सदर्न पेट्रो ग्रुप की, उनमें इसका स्टेक है और स्टेक की वैल्यू भी काफ़ी है। तो एक ज़माने में बात होती थी कि इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ काफ़ी है, इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ के लिहाज से इसमें इन्वेस्ट किया जाए। ये अक्सर बाज़ार में बात उठती है, तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। शेयर आमतौर पर गुड टाइम में 30-35 तक भी जाता है, लेकिन फिर वापस घूम घाम के नीचे आ जाता है। तो आप उस हिसाब से इसमें रणनीति रखिएगा। जैसे जैसे मूव आए अपनी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके फिर अपने साथ बने रहिए। नंबर्स को बहुत क्रूशली वॉच करिएगा, ये वैसे ही मोमेंटम वाला सेक्टर है। IGL पर 480 पे राजीव जी का सवाल है। IGL पर राजीव जी, एक खबर आई थी परसों की दिल्ली गवर्नमेंट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शिफ्ट करेगी अब PNG पर, और उनको शहर के बाहर मूव करेगी और PNG सप्लाई करेगी, डीजल से PNG भी जाएगी। तो ये एक अच्छा फैसला है तमाम उन कंपनीज़ के लिए, पूरे सेक्टर के लिए रादर, क्योंकि डीजल मतलब अल्टरनेट फ्यूल वैसे भी एक बड़ी चीज़ है और दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, और दिल्ली में ही इन कंपनी की मेजर डोमिनेंस है IGL की। तो दिल्ली, मेरठ, नोएडा, हरियाणा, मतलब UP और हरियाणा, इन एरियाज़ में इस कंपनी की प्रेजेंस है, और जैसे धीरे धीरे बागपत और बाकी एरियाज़ में एक्सपैंड कर रही है, तो ऑब्वियसली वाले कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होंगे। और अगर ये फैसला होता है तो अभी शायद ये करीब 5200 या 5600 इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है, जो कि माना जा रहा है 30 से 35% तक और बढ़ सकता है इस फैसले के बाद, या 50% तक भी बढ़ सकता है इस फैसले के बाद। तो ये फैसला भी सही है और कंपनी भी सही दिशा में है, आप बने रह सकते हैं। वैसे भी बड़ा अच्छा मूव दिखा चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल अपसाइड है। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस होल्ड लिया सेल, मनीष डांग साहब का सवाल है। सर मनीष जी, आपके रेवेन्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में, तो आप निकल सकते हैं, प्रॉफिट है आपको। मीडियम टर्म में निकलना चाहते हैं तो नंबर्स आने वाले हैं, उन नंबर्स को भी ध्यान रखिएगा। करीब 13 जनवरी को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, ये मीडियम टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में जेफरीज की कल एक रिपोर्ट आई थी, वो मानते हैं कि सेक्टर में सबसे अच्छी पिक है, बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले 25 साल में, 1993 से लिस्ट हुआ था, और अभी भी ये माना जा रहा है कि इसमें एक बड़ी जूस बाकी है। तो आप तीनों ही तरह के होराइजन आपके सामने, आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। वैसे कंपनी में कोई बुराई नहीं है, तो आप जानते ही हैं।
और वैसे जो ये ऑर्डर मिला है कंपनी को कल परसों में, ये कंपनी के लिए बिगेस्ट एवर डील है, तो अगर उसका इम्पैक्ट आते आते कुछ तो असर होगा, ये इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगा, पीई घटेगा, फिर दोबारा रीरेट होगा, फिर शेयर चलेगा, ऐसे करके चीज़ें वर्क करती हैं, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। 2 बेस्ट स्टॉक फॉर लाइफ टाइम। राजेश जी, अगर मैं 2 नहीं 5 दूं तो मेरे हिसाब से वो 5 स्टॉक होंगे टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया: रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस को आप हटाना चाहते हो तो एचडीएफसी लिमिटेड। एक हो गई बैंक, एक हो गया फाइनेंशियल, एक हो गई आईटी, एक हो गई ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम एंड रिटेल डाइवर्सिफाइड, 4, और 5वीं हो गई एफएमसीजी। तो सारे सेक्टर भी कवर हो गए और सारी कंपनियां भी टॉप हैं। इनमें आप कभी पूरी ज़िंदगी भी अगर देखे जाएंगे किसी को तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी अगले 50 साल का तो कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये 5 फिलहाल तो ऐसी दिख रही हैं जिनमें बिल्कुल लीस्ट रिस्क प्रोबेबिलिटी, आप इनको देख सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 92 में 100। गुड्डू साहब, आपने बहुत लेट एंटर किया है। 52-56 रुपये का शेयर चलते हुए अभी 92, 93, 98 पहुँच गया, अदर 100 रुपये की रेंज में आ गया। 3 डिजिट की बातचीत हम कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, तेज़ी दिखा चुका है। आप अभी तो बने रहिए, कोई भी बजट के आसपास का मूव बड़ा आएगा स्टॉक में तो आप निकल जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मिसेस बेक्टर पे राजीव यादव साहब, जिनको अलॉट हुआ है ये स्टॉक उनके लिए तो बहुत अच्छा है, डबल हो गया उनका पैसा। जिनको अलॉट नहीं हुआ है, जिन्होंने नया लिया है, उनको किन लेवल पे एंटर किया उस पर डिपेंड करता है। आज राजेश जी हमारे जो हैं कोलकाता वाले, राजेश अग्रवाल साहब, उनसे हम बात कर रहे थे तो ये भी उन्होंने बात साफ की कि अगर ये नीचे मिलता है तो आप वहाँ पर ज़रूर एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसको अलॉटमेंट है वो अपनी कॉल अपने एपेटाइट के हिसाब से ले सकता है। कंपनी ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, बड़ी तेज़ी से दिखाई है तो कूल ऑफ तो होगा ही होगा। बीपीसीएल कब चलेगा? सिंह साहब, ओवरहैंग है इसके ऊपर स्टेक सेल का। जैसे जैसे ओवरहैंग से रिलेटेड खबरें आती रहेंगी वैसे वैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा। अगर कहीं बिडर आ गया, चलिए बिडर तो आ ही गए हैं, 2-3 नाम आ गए, उस बिडर में बड़ा बिडर कोई आ गया तो चलेगा। अगर बड़े बिडर हैं और सब नॉर्मल फंड्स हैं या ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इस कंपनी में रहना नहीं चाहते, कंपनी चलाना नहीं चाहते हैं, तो स्टॉक में बहुत रिएक्शन आएगा नहीं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। ऐसा कोई इन्वेस्टर आ गया जो कंपनी चलाना चाहता है तो बात अलग है, ऐसा कोई इन्वेस्टर आ गया जो ये कंपनी खरीद के कंपनी को बेटर करना चाहता है तो बात अलग है। तो अब उस पर डिपेंड करता है कैसे कैसे इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक जो है ये मूव लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, समय का बहुत अभाव है। एस्ट्राजेनेका 50 शेयर 4,380 रुपये पर। पंकज जैन साहब, देखिए कुछ कंपनीज जो होती हैं ना वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती हैं, उनको आप ट्रेड के लिए नहीं रखते हैं। एस्ट्राजेनेका, सनोफी, फाइज़र, नोवार्टिस, हिताची, ये वो कंपनीज हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से रखते हैं। और एक्ल, वीएसटी, इनको आप लीजिए, रखिए और मिड कैप में तेज़ी का फ़ायदा उठाइए। ये कोई वो स्टॉक नहीं जिनमें आप ट्रेड करें 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये के लिए। ये ओवर अ पीरियड हम इतना डिविडेंड दे देते हैं कि आप अदरवाइज़ ही अच्छा पैसा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे सनोफी ने दिया है, मिसाल के तौर पे फाइज़र ने दिया है, जो जिलेट दे चुका है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल दे चुका है, मर्क दे चुका है। तो आप इनको देखिए और इनके हिसाब से ही फैसला लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है। चलिए इतने ही शेयरों को हम शामिल कर पाएंगे आज। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हमने बातचीत नहीं किया, जिनके सवालों को नहीं शामिल किया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आप सभी को हैप्पी वीकेंड, मेरी क्रिसमस। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।